बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया लॉर्ड साहब वक्त देने के लिए। और पहला सवाल जो इस वक्त हर पाकिस्तानी के जहन में है कि जी हमारे अल्ताफ़ हुसैन साहब आपकी हुकूमत को इतने प्यारे क्यों हैं? हमारी हुकूमत को प्यारे बिल्कुल नहीं है। आपको शायद पता हो कि मैं पार्लियामेंट के अंदर भी क्वेश्चंस जो है वो टेबल करता रहा हूँ, और क्योंकि ये मसला एक्चुअली हुकूमत का नहीं है, ये मसला पुलिस का है। और पुलिस के पास जब तक आपके सामने या आप उनको एविडेंसेस पेश नहीं करते, यानी तीन बड़ी एलिगेशंस, एक तो इंसाइटमेंट वायलेंस जो हमेशा वो करते रहे अपनी स्पीचेस के थ्रू, फिर जो एलेज्ड जो मर्डर डॉक्टर इमरान फारूक साहब का है, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस, अगर इन तीनों को आप अलग अलग देखें तो बरतानिया की पुलिस ने हमेशा कोशिश ये की है, डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों के हवाले से अगर आप देख लें तो वो जो नौजवान जिनके ऊपर एलिगेशंस हैं, जिनके नाम लिए गए, जिनके फ़ोटोग्राफ्स दिखाए गए, वो आज भी पाकिस्तान में हैं। और फिर पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट की जो स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें कंट्रडिक्शन है। कभी ये कहा जाता है कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा जो है वो पाकिस्तान में चलेगा कत्ल के हवाले से। वो किस तरह चलेगा? कत्ल हुआ लंदन में, जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने लंदन में किया, जो एविडेंस है वो मौजूद लंदन में है। तो इसके बजाय इसके कि जब स्कॉटलैंड यार्ड के यहाँ पे ऑफिसर्स आते रहे, उनको एक्सेस भी मिला, तो जब ब्रिटिश पुलिस ये कहती है कि इनको हमारे हवाले करें, तो ये अलग बात है। ये बिल्कुल दुरुस्त है कि आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान नहीं है, लेकिन चौधरी सरवर साहब ने उन जिन लोगों ने स्कॉटलैंड में कत्ल किया, तो प्रेसिडेंट मौजूद है, उनको वो यहाँ से लेके गए, और भी लोग जो हैं उनको यहाँ से बरतानिया लाया गया। तो एक तो ये है। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से मेरे ख्याल में जो कॉम्प्लिकेशंस हुई, चौधरी निसार साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन क्योंकि मिनिस्ट्री इंटीरियर ने रॉ को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, मैं बार बार कहता हूँ, देखें मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई सेंसरशिप नहीं कर रही इस बारे में। मेरा ज़ाती जो ख्याल है वो ब्रिटिश अपना इंटरेस्ट 15-20 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो रॉ को बदनाम करके, एक्सपोज करके, उनको कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास और कोई एविडेंस, जो वो पैसा किस तरह गया, वहाँ पे किस तरह इस्तेमाल हुआ, वो एविडेंस है तो वो पेश करें। मेरे ख्याल में अभी जो मेरी मीटिंग्स पुलिस के साथ भी और वहाँ ऑफिशियल्स के साथ होती रही हैं, उससे उनके पास वो क्रेडिबल एविडेंस नहीं है पुलिस के पास जो कोर्ट्स में पेश किया जाए और कन्विक्शन अचीव कर सकें। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत ने या हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अभी तक वो एविडेंस उस तरह बरतानिया की हुकूमत या स्कॉटलैंड यार्ड को नहीं दिए जिसकी बुनियाद पे उनको कन्विक्ट किया जा सके। गलती हमारी तरफ है? मैं ये कहने के लिए तैयार हूँ, इसलिए क्योंकि आपकी हुकूमत, आपके यहाँ पे मिनिस्टर्स ऐलान कर देते हैं कि हमने इंटरपोल से रब्ता किया है कि वो रेड वारंट इश्यू करें। भाई, इंटरपोल से आपने रब्ता ही नहीं किया, फिर आपने उनको एविडेंस ही नहीं दिया। जब एविडेंस दिया है तो वो क्रेडिबल नहीं है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो पहले आप उसको उनके साथ कंसल्ट तो कर लें, आप एविडेंस उनको दे के उसके बाद अनाउंस करें। बजाय, मैं समझता हूँ सलीम साफ़ी साहब, समटाइम्स यहाँ पाकिस्तान में जब इंटरनल प्रेशर्स होते हैं, उनको जानबूझ के उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए MQM की कोई बात कर दी, फिर उसके इमरान फारूक के कत्ल के हवाले से बात कर दी। जो सीरियस केसेस हैं वो इंसाइटमेंट वायलेंस, ARY पे हमला हुआ, दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन पे जो हमला हुआ, उसके हवाले से अगर एविडेंस जो क्रेडिबल हो, जो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो सके कोर्ट्स के अंदर, तो मैं समझता हूँ, यानी इवन एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं टेकअप करने के लिए तैयार हूँ स्कॉटलैंड यार्ड के साथ, पुलिस के साथ,
क्योंकि मेरी जितनी भी मीटिंग्स उनके साथ हुई हैं, क्योंकि मैं उस वक्त से जब से डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब तशरीफ़ ले गए थे, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब की मीटिंग मैंने स्कॉटलैंड यार्ड के साथ करवाई, उन्होंने एविडेंस वहाँ पे दिया और उसके बाद उसको गाबगा हम परस्यू करते रहे, BBC हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वो उन्होंने जो एविडेंस दिया था वो एज अ थर्ड पार्टी दिया था, क्योंकि जब वो इंटीरियर मिनिस्टर सिंध के थे उन्होंने कहा कि ये चीज़ें ये एविडेंस मैंने देखा हुआ है, और जो MQM की इन्वॉल्वमेंट, अल्ताफ़ हुसैन की अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट, वो ये हैं, ये ट्रेल है, ये लोग हैं। तो मेरे ख्याल में केस बिल्ड करने के लिए जो आपको स्ट्रक्चर चाहिए, तो स्कॉटलैंड यार्ड केस बिल्ड करने के लिए स्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहे थे उसमें डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पिन पॉइंट करने के लिए, उसको लिंक करने के लिए, वो जो 2 बच्चे जवान लड़के मर्द जो स्टूडेंट बन के गए थे, जिनके ऊपर एलिगेशन है कि उन्होंने डॉक्टर इमरान फारूक को कत्ल किया, वो फिर उसके बाद जो पैसे जिसकी ट्रांसफ़र्स रॉ की हमने खुद सुना है, जो इंटरव्यूज़ MQM की लीडरशिप जो ब्रेक अवे हो गए हैं, उन्होंने कहा कि दुबई में वो उन मीटिंग्स में मौजूद थे जब रॉ के लोग भी वहाँ पे मौजूद थे, जो पैसे दिए गए किस तरीके से वहाँ, मुझे खुद पता है, मैं नाम जानता हूँ वो PIA के स्टाफ जिन्होंने पाउंड्स जो हैं वो लेके गए और उन्होंने PIA की फ़्लाइट के जो अटेंडेंट्स होते हैं, जो वो काम करते हैं, उनको ब्रीफ केस से खोल के 10-10 हज़ार के वो बंडल्स दिए गए कि आप अपनी पॉकेट्स में, जेब्स में लेके, अपने हैंडबैग में ले जाके बाहर फिर जमा करवा दें, क्योंकि शाम को उन्होंने ये MQM वाले देने के लिए दे गए थे जी, MQM के यहाँ से वो वहाँ पे जो ऑफिस है वहाँ पे देने के लिए वो पैसे मुझे, क्योंकि जाहिर है मैं उस आप आई विटनेस हैं इसके, मैं उस खातून को जानता हूँ जिसने मुझे आके बताया था कि लॉर्ड नज़ीर साहब मेरा ना बताना, ये इस तरीके से आज हमें कहा गया, इस तरीके से हमने पैसे दिए और वो पैसे जो हैं वो एजवेयर ऑफिस में जमा करवाए गए। पाकिस्तान से उधर ले जाते थे जी। और ये जनरल मुशर्रफ के दौर में नहीं, ये तो अभी जरदारी साहब के दौर में की मैं बात कर रहा हूँ, अभी जाते रहे हैं। ये MQM की ब्रेक अवे होने से और जो इनका आपस में इख्तलाफ हुआ है, इससे पहले तो रेगुलर यहाँ से। अच्छा, इमरान फारूक कत्ल के सिलसिले में स्कॉटलैंड यार्ड को वो जो 2 मुबैना कातिल है वो रिक्वायर्ड हैं, या कि उनसे हासिल शुदा एविडेंस से भी काम हो सकता था, और पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी दोनों में से कोई एक को भी शेयर नहीं किया उनके साथ? नहीं, वो दोनों रिक्वायर्ड हैं। देखें, क्योंकि एलिगेशन आप किसी के ऊपर लगाते हैं, जो उन्होंने एविडेंस देना था। मैंने कहा ना जी कि पुलिस जो है वो एक केस को बिल्ड करने के लिए वो स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इस तरह हुआ, फलां हुआ, इनकी कम्युनिकेशन किसके साथ थी, इन्होंने ट्रैवल कब किया, टाइमिंग क्या थी, इनका मोटिव क्या था, वो सारा तो उन्होंने आगे पीछे से एविडेंस लेके जो वीडियो CCTV का फुटेज था उससे वो कर लिया है। अब क्योंकि इन्होंने उन लोगों को चार्ज करना है, उन लोगों से एविडेंस लेना है कि ऑर्डर्स किसने दिए, ये उनका अपना मोटिव था या इनको किसी ने कहा, किसी की वजह से किया गया, तो वो जो है जब तक ये जो लड़के जब तक वहाँ पे UK में जाते नहीं हैं उस वक्त तक इस तरह की कन्विक्शन हासिल करना बड़ा मुश्किल है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में तो पाकिस्तान से किसी एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी, वो तो इंटरनली भी वो प्रोब कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं हुआ? वो तो भी बिल्कुल ऑब्वियस है। वो प्रोब हुआ है, लेकिन आपको पता है कि MQM के पास ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया भर में जो आके कहते हैं मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे घर में मेरी बिजनेस में 5 लाख 8 लाख पाउंड जो है हर वक्त फ्लोट करता है और मैंने वहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे सेफ है, उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके घर 8-6 कुत्ते हैं, वो उनकी हिफाजत कर सकते हैं, बैंक जाने से बजाय मैंने उनके घर पे रख दिए। देखिए, जो एविडेंस है वो गवर्नमेंट पाकिस्तान के ज़रिए हैं, जिनसे उनको पता है कि रॉ ने किस तरह पैसे दिए, कहाँ से दिए, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन इस्लामाबाद से ये थी कि उनके पास वो फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, वो मनी ट्रांसफ़र, वो ट्रेल मौजूद है जो इसको लिंक कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली वो हमें नहीं मिला। अच्छा, वो आप लोगों को नहीं मिला। लेकिन एक ये है कि
चलें मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसमें या रॉ की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन का सपोर्ट, जिस तरह आपने कहा कि उनके चोटी के लीडरों ने कन्फेस किया रॉ के साथ उनके रिलेशन का, और शायद टेक्निकली हमारी हुकूमत से भी ये गलती हो गई कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को रॉ से लिंक करना चाहा। लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि बरतानिया में कानून की बालादस्ती है, इस मामले में वो किसी मुल्क को या किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते। लेकिन आपकी बातों से ये तासुर मिला कि स्कॉटलैंड यार्ड हो या कोई और हो, वो रॉ को और हिंदुस्तान को नाराज़ नहीं करना चाहेगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हल नहीं हो सका। सलीम साफ़ी साहब, अगर ये मैं आपको बताऊं कि समटाइम्स जो कंस्पिरेसीज यहाँ से होती है ना इस्लामाबाद से, उसका बाद में हमें पता चलता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लॉर्ड ब्लेयर जो हमारे कमिश्नर पुलिस थे, चीफ ऑफ पुलिस थे, उस वक़्त जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया, तो मैंने एक दिन उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए कहा, मैंने कहा यार आप लोगों ने स्कॉटलैंड यार्ड को बदनाम कर दिया है, क्योंकि आपने लियाकत अली ख़ान की भी इन्वेस्टिगेशन करवाई, बेनज़ीर की भी करवाई, और कुछ नहीं वहाँ से आपने हासिल किया या बता सके कि कौन उसके ज़िम्मेदार है। उसने मुझे कहा कि होल्ड ऑन, हमें ये नहीं कहा गया था कि आप इन्वेस्टिगेट करें। उसने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ़ोन करके कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि आप जाके ये डीएनए इस्टेब्लिश कर दें कि वाकया खून बेनज़ीर का है या किसी और का। ये तो आपको भी पता है कि वो खून जो है वो बेनज़ीर का था, ठीक है। वो डीएनए अगर आपने सिर्फ इस्टेब्लिश करवाना, आपने उनसे ये नहीं पता करवाया कि कातिल कौन है, हुआ कैसे, वो जो उसकी गन कौन सी इस्तेमाल हुई, लेकिन इंप्रेशन ये दिया गया कि स्कॉटलैंड यार्ड आए, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, तो यहाँ पे उसका तो एविडेंस ही हमें नहीं मिला, ठीक है जी। लेकिन उनको ये आपने बिल्कुल उस पर रिंग फेंस करके सिर्फ डीएनए एस्टेब्लिश करवाना था कि ये बेनज़ीर का डीएनए इस खून में है, या तो जब आप लिमिट कर देते हैं इन्वेस्टिगेशन को तो फिर रिजल्ट वही मिलेगा। मैं आज भी स्कॉटलैंड यार्ड में मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि उनको अगर आप एविडेंस दें, फिर अगर वो नहीं करेंगे तो मैं कॉन्फिडेंस लूज करूंगा, लेकिन अभी तक लेकिन जिस तरह आपको उधर कॉन्फिडेंस है, इसी तरह पाकिस्तान में अब अक्सरियत को ये कॉन्फिडेंस है कि अल्ताफ़ हुसैन बरतानिया के एसेट हैं, उनकी हुकूमत के, उनके इस्टेब्लिशमेंट के, उनकी एजेंसी में। क्या ऐसा नहीं है? आपको इसमें कोई शक है? सलीम भाई, मैं ये कन्फेशन करना चाहता हूँ कि मैं भी यही सोचता हूँ कि शायद ये बात दुरुस्त है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मुझे ये बात यानी वाज़िया तौर पे कह चुके हैं, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन के जो लिंक्स थे फॉरेन ऑफिस के साथ, थ्रू इंटेलिजेंस सर्विसेज के थ्रू जो कुछ कराची में होता रहा, डिलीवर होता रहा। आपको पता है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में था, और अफ़गानिस्तान की जितना भी आर्म्स एमिनेशन, जो भी ट्रैवल कराची के थ्रू होता था अफ़गानिस्तान तक, तो कराची की स्टेबिलिटी, कराची के अंदर कोऑपरेशन जो है वो बड़ी ज़रूरी थी। वहाँ पे जो पॉलिटिकल कंट्रोल है वो बड़ा ज़रूरी था। शायद मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, शायद ये ऐसी बात दुरुस्त है कि वो कोऑपरेशन जो है वहाँ पे देते रहे, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती रही, और जो आज भी उनको जो प्रोटेक्शन है वो। मैं आपको ये बता सकता हूँ, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे तशरीफ़ लाई, उस वक़्त मुझे फ़ॉरेन ऑफिस में समन किया गया और कहा गया कि तुम पाकिस्तान ना जाओ, क्योंकि बेनज़ीर पे हमला होगा, तुम साथ होगे तो तुम पे भी हमला होगा। तो मैंने यानी अचानक मैंने ये कहा कि कौन, अल्ताफ़ करेगा? तो मुझे जो टॉप ऑफिशियल है उन्होंने कहा वो नहीं करेगा। मैंने कहा किस तरह आपको बताया? उन्होंने कहा हमने उसको यहाँ पे बुलाया था और उसको बताया था कि तुम अगर, ये ब्रिटिश ऑफिशियल ने आपसे कहा कि पाकिस्तान ना जाओ? बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा टॉप, और आपसे कहा कि आप पाकिस्तान ना जाए क्योंकि बेनज़ीर पे हमला होगा। बिल्कुल, ये सिर्फ बात मुझे उन्होंने नहीं बताई, बल्कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को फ़ोन करके, वाजिद शम्सुल हसन साहब गवाह हैं, मैंने पहले उनको फ़ोन किया और मैंने कहा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे हमला होगा, जिसकी वजह से मुझे फ़ॉरेन ऑफिस ने बुला के कहा कि ना जाए। और फिर उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं कह सकता हूँ, आप ख़ुद फ़ोन करें।
मैंने फ़ोन किया तो आसफ़ भाई ने फ़ोन उठाया। मैंने आसफ़ भाई को कहा कि मैंने मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा से बीबी से बात करनी है, तो उन्होंने बीबी को फ़ोन दिया। तो मैंने बताया कि फ़लाँ आदमी टॉप ऑफिशियल जो है उन्होंने मुझे बुला के कहा है कि आप पाकिस्तान ना जाएं क्योंकि बीबी के ऊपर अटैक होने का पूरा जो है वो प्रोग्राम है किसी का। तो ये कौन ऑफिशियल था? MI6 का सरबराह? नहीं, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं कभी MI6-5 से मिलता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं डिप्लोमेट था, वो डिप्लोमेट था, टॉप डिप्लोमेट था, जिसने मुझे बुला के कहा क्योंकि मेरा उनके साथ तल्लुक अच्छा, जब आपने उनसे ये खदशा जाहिर किया कि अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि उसको बुला के हमने कहा कि अगर तुमने कुछ किया तो फिर यानी इतना ही काफ़ी। तो फिर उनको तो जाहिर बात है कि हमला वाली साइड का भी पता होगा। जब मैं कहता हूँ ना कि ये बंदा ये काम नहीं कर रहा है, तो दूसरे का तो उन्होंने कुछ बताया कि किस साइड से होगा? वो उन्होंने, क्योंकि मैंने बहुत इंसिस्ट किया कि कौन होंगे, कौन कर रहा है, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान जाऊंगा। लेकिन जब मैंने बीबी को ये बात बताई तो बीबी ने कहा नज़ीर कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगी लेकिन तुम ना आओ, जब मैं इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगी फिर आप आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि आप अपने लोगों को नाराज़ करके यहाँ पे आए। और जब अपने हुकाम से आपने इस सिलसिले में बात की होगी कि अल्ताफ़ हुसैन के बारे में ये इम्प्रेशन है या आप लोग ये प्रोटेक्ट करते हो या इतनी उनको फैसिलिटीज़ मिली है और ये तासुर है कि वो आपके एसेट हैं, तो इस हवाले से आपकी हुकूमत के ऑफिशियल की बातों से आपने क्या तासुर लिया है कि वाकई वो एसेट हैं? नहीं, मेरे जो ऑफिशियल्स जो हैं वो हमारे ऑफिशियल, उनकी इम्प्रेशन जो है वो आप चेहरे से नहीं देख सकते कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल एसेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले असाइलम लिया, फिर उन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट लिया। अब क्योंकि वो ब्रिटिश सिटीज़न हैं, ब्रिटिश सिटीज़न को वापस बुलाने के लिए जो तकाजे हैं, कानूनी तकाजे, वो अभी तक पूरे नहीं हुए। लेकिन आप तो उनको चेज़ भी करते रहे, परसू भी करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी। अभी कराची की आपने मिसाल दी उनकी जमात के कोऑपरेशन के, तो आप ख़ुद इस चीज़ पे हमारी तरह कन्विंस है कि हाँ उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है और विद सम एक्सटेंट ही इज़ देयर एसेट्स? मैं एक्चुअली सलीम भाई, मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत सारी कमज़ोरियाँ पाकिस्तान हुकूमत और अदारों की हैं, क्योंकि जो कोऑपरेशन यहाँ से नहीं मिल रही उसकी वजह से आज तक वो आदमी जो है वो लेकिन बचा डॉक्टर साहब, वो तो ये कि किसी भी मुल्क के एसेट हो, दुनिया के सब ममालिक इसी तरह अपने एसेट्स रखते हैं, तो उनको तो फिर वो हुकूमत प्रोटेक्ट करती है, फिर उनको तो शवायद देने या उनके साथ कोऑपरेट करने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो देखें ना, यही तसव्वुर है जिसकी वजह से अभी तक ये मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। अगर वो शवायद मिलते, वो जो एक्सेस है उसको एक्सेस के बजाय उनको वहाँ पे एक्स्ट्राडाइट किया जाता, जिन लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, जो एविडेंस है वो खुल के शेयर करते। मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ कि समटाइम्स पाकिस्तान गवर्नमेंट्स, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उनको चाहिए था कि वो एक सोर्ड अल्ताफ़ हुसैन के सर के ऊपर रखें। जब भी वो नाराज़ होते थे, जब वो ब्रेक अवे होते थे, तो आपको पता है इंटीरियर मिनिस्टर साहब वहाँ पे तशरीफ़ ले जाते और वो कहते कि क्या करें, वो लड़के वहाँ पे बैठे हैं, अगर चाहें तो उनको उनके, ये नहीं, मेरी एक परसेप्शन है, शायद ये होगा या नहीं होगा। नाज़रीन, लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब के साथ ये खसूसी जरगा जारी रहेगा, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। आज के जरगे में हमारे साथ है आलमी सतह पे शोहरत पाने वाले कश्मीरी रहनुमा और बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन जनाब लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। हमारे और हिंदुस्तान के तनाज़े और बिलखसूस कश्मीर का तनाज़ा, उस पर बरतानिया किसके साथ है, क्योंकि ये बरतानिया की हुकूमत का छोड़ा हुआ ही मसला है। मैं आपको बताऊं सच्ची बात, जो मैं बिलीव करता हूं, बरतानिया किसी के साथ नहीं है, बल्कि बरतानिया चाहता है कि वो मसला कश्मीर को हल करवाए और अपनी दोस्ती दोनों ममालिक के साथ जो है वो उसको इस्तेमाल करते हुए। बरतानिया का इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा है, बरतानिया का जो ट्रेड है और वो हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा है। बरतानिया की जो जियोपॉलिटिकल पावर, डिफेंस पावर, जो उनको डिफेंस की सप्लाईज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी हिंदुस्तान के साथ ज़्यादा हैं। तो ज़ाहिर है टिल्ट भी
उनकी तरफ है। लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान के तकरीबन 11-12 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी, ब्रिटिश पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ वो तारीख़ी और कॉमनवेल्थ का जो लिंक है वो भी है, और अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस, जो पॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत अहम है। ये अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी ये अंदिया दिया है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के माबैन मीडिएशन का, वो आपको कोई सीरियस मूव लगता है, उससे कुछ हो सकता है? मैं समझता हूँ कि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। वो चाहता है कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान मसला कश्मीर को हल कर ले तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। 1.5 बिलियन लोगों की आबादी है, और अमेरिका और बरतानिया यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं बड़े खुले आम, और उनको पैसे बनाने का एक बेहतरीन तरीका। और फिर क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ भी उनको एक बड़ा मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ करने के लिए जब तक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एग्री नहीं करती, वो अलाउ नहीं करती, उस वक्त तक मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयानात दिए, जो कुछ पॉलिसियाँ अपनाई, वो बरतानवी अक़दार और रिवायात और डेमोक्रेसी के तस्वुरात के और ह्यूमन राइट्स के तस्वुरात के बिल्कुल मुनाफी थी। और उस पर हमने देखा कि आपकी हुकूमत की तरफ से और बरतानिया की सिविल सोसाइटी की तरफ से रिएक्शन भी आया। क्या बरतानिया अब अमेरिका से दूर हो गया है, या कि माजी की तरह वही उसके प्रॉक्सी का रोल प्ले करता रहेगा? बरतानिया दूर नहीं हुआ। बरतानिया की हुकूमत आज भी वो स्पेशल रिलेशनशिप, वो दोस्ती, वो तारीख़ी जो तल्लक और रिश्तेदारी है अमेरिका के साथ, वो उसी तरह कायम है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस ने तो वेस्टमिंस्टर हॉल में एक बहुत बड़ा डिबेट करके डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया, और फिर उसके ऊपर जो है वो यानी क्रिटिसिज्म भी बड़े खुले आम की। लेकिन मेरे ख्याल में जब ब्रिटिश भी हमारा इंटरेस्ट आता है तो हमारा इंटरेस्ट अमेरिका के साथ अब ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद यूरोप के अंदर हमारा वो इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। अमेरिका चाहता है कि हम यूरोप के अंदर रहें, और ताकि बरतानिया जो है एक ब्रिज प्ले करे बिटवीन अमेरिका और यूरोप। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। टोनी ब्लेयर, बुश और ब्लेयर की जो कोऑपरेशन थी, रोनाल्ड रेगन और मार्गरेट थैचर की जो दोस्ती थी, वो बड़ी सख्त किस्म की शुरू हुई थी, लेकिन बाद में वो बहुत प्यारी दोस्ती हो गई। मैं समझता हूँ कि अब भी वो ट्रेडिशन जो है वो जारी रही। देखिए, जिस तरह ब्रेक्जिट के मामले पे कुछ लगता है कि आप की हुकूमत यूरोप से दूर हो रही है, नियर फ्यूचर में कोई इस तरह की अमेरिका से दूरी का कोई इम्कान है? अमेरिका के से दूरी का कोई इम्कान नहीं है। यूरोप के साथ भी मैं समझता हूँ कि अभी टफ टॉकिंग ज़रूर है, लेकिन डोनाल्ड टस्क जो प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के, उन्होंने पहले बड़े सख्त बयान दिए थे बरतानिया के ख़िलाफ़। लेकिन जब ये नेगोशिएशंस आर्टिकल 50 इन्वोक हुआ तो उसी दिन उनका बयान ये था कि वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मिसिंग यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द टॉप टेबल। तो वो ऑलरेडी जो उनकी लैंग्वेज और टोन जो उनके रेट्रिक का है वो टोन डाउन हो गया था, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़। तो मैं समझता हूँ कि देखें, वेस्ट के अंदर जो सियासत होती है वो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर होती है, वो ज़ाती नहीं होती, वो उनका ज़ाती मफाद नहीं होता। और डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक जो है वो राइट एट द टॉप होता है। जहाँ पे अमेरिका सुपर पावर है, जहाँ पे उनको खदशात हैं, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। आपकी एक इस वजह से भी हम कदर करते हैं कि आप पाकिस्तान को भूले नहीं। पाकिस्तान आते जाते भी हैं और पाकिस्तानी सियासत में भी टांग अड़ाते रहते हैं। आजकल आप किसके साथ हैं, किसके मुखालिफ हैं पाकिस्तान में? सलीम भाई, मैं ये जियो पे बड़े वाज़िया तौर पे कहना चाहता हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर ना रहा हूँ और ना ही हूँ। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, मैंने पहले आपको जिक्र किया, उनके साथ मैं पाकिस्तान आने वाला था। उनका पहला जो रिसेप्शन मैंने पार्लियामेंट के अंदर रखा, और आखिरी भी उन्होंने मुझे कहा था कि लॉर्ड नज़ीर, मेरा आखिरी प्रोग्राम जो है आपने करना है, जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहे आजकल वो भूले हुए हैं,
और अगर आपका प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनको याद होना चाहिए जब वो कांप रहे थे मुशर्रफ साहब की वजह से, और मुशर्रफ की हुकूमत, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी मैं गया उनके हक में, ताकि जो है वो पाकिस्तान के लीडर हैं वो यहाँ पे आ सकें। जहाज़ पे उनके साथ आया, यहाँ पे सिक्योरिटी सर्विसेज ने और आपकी 6 एजेंसियाँ वहाँ पे मौजूद थी, धक्के मार मार के। बल्कि आज अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो पानी का बिल है वो भी मैंने दूसरे दिन दिया था, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो नवाज शरीफ साहब जब आ रहे थे जी, जब आए थे तो यहाँ पे तो हमें तो किसी ने पानी शानी तो नहीं देना था, गर्मी थी, धक्के मिल रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो है वो करबला नहीं है, ये इस्लामाबाद है, आप पानी लेके आए, दें, मैं पैसे दूंगा। तो मैं वो इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनके साथ आया मौलाना नूरानी साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, काजी हुसैन अहमद साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, 2 बार इनको बैन किया गया, लेकिन उनको उनके लिए भी मैं मीटिंग्स अरेंज करता रहा। तो पाकिस्तान, और फिर आप नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इमरान खान के धरने के कंटेनर पे क्यों चढ़ गए? इसलिए कि आपके उन एहसानात का उन्होंने बदला नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है। लेकिन अगर ये मैं आपको बताऊँ कि जब कोई आदमी आपसे वादा करे, जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वादा किया था गुड गवर्नेंस और करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाने की, आप इस तरह करें, मुझे उनके सामने बिठाएं। हमारे सामने नहीं बैठते तो आपके सामने कैसे बैठते? उनके पास में गया मैंने उनको, और ये जो उनके फवाद जो उनके सेक्रेटरी हैं, उनको उन्होंने बेल बजा के, 2 बैठे थे हम, मियाँ साहब और मैंने उनको लोगों के नाम बताए कि ये करप्शन कर रहे हैं। साहब ने बेल बजाई, फवाद आए और मियाँ साहब ने कहा कि फवाद, लॉर्ड साहब क्या कह रहे हैं? तो इस वजह से आप फिर इमरान खान के कंटेनर पे जाकर, नहीं, इमरान खान का कंटेनर हो या वो सलीम साफ़ी साहब का प्रोग्राम हो, जब मैं बात उनके सामने नहीं कर सकता हूं कि आपकी करप्शन फलां जगह पे हो रही है, आपने वादा किया था कि गुड गवर्नेंस होगी, करप्शन नहीं होगी, तो अगर वहां पे आप मौका नहीं दे सकते तो मैं एक और भी कन्फेशन आज कर लूं, वो ये है कि इमरान खान साहब ने, एक मेरा केस चल रहा था एक बहुत बड़े मीडिया ग्रुप के साथ, तो उन्होंने मेरे साथ वादा किया था कि वो मुझे स्टेटमेंट जो है वो देंगे, उनके हवाले से सबूत देंगे, तो उन्होंने नहीं दी। लेकिन मुझे बुलाया वहां पे इसीलिए था कि आओ, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने आपके साथ वादे खिलाफी कर ली, उसी तरह इमरान खान साहब ने भी कर ली। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आप कह सकते हैं क्योंकि आप पावरफुल जर्नलिस्ट हैं, मैं ये कह रहा हूँ मैं कमजोर आदमी और आपका तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखें, बाद में तो लोगों ने तो वो सिर्फ प्रोग्राम देखे ना, जो मेरे और आपके वो फ्रैंक टॉकिंग उसके हवाले से, लोगों को ये तो नहीं पता कि इसके बैकग्राउंड में क्या क्या चीजें हैं। बैकग्राउंड में यही था कि आपको इमरान खान साहब ने उस काम पे लगाया था और फिर आपको न साथ खड़े हो गए, न कोई सबूत दिया, और कोई सवाल करे मैं जवाब देने के लिए तैयार। नाज़रीन, बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नज़ीर साहब के साथ ये जरगा जारी रहेगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए और देखते रहिए जियो न्यूज़। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में बात हो रही है मगरिब में नए रुझानात के और कश्मीर मसले के, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब। अभी आपको किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडर से खैर की तवक्को है या कि नहीं, सबसे मायूस हो गए? मैं दुआ करता हूँ, इंशाल्लाह दुआ करता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ, पाकिस्तानी लोगों को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इतनी हिम्मत दे कि यहाँ पे लीडरशिप, आप जैसे लोग खुद आके, जिनको बरतानिया का भी तजुर्बा हो चुका है उसका, आप लोग खुद अपने मुल्क में आके हमारी सियासत की बागडोर क्यों नहीं संभालते? क्योंकि कभी आपको न फिर नवाज शरीफ धोखा दे, न इमरान खान धोखा दे, आप लोग खुद मामलात को हाथ में लें। सलीम साफ़ी साहब, यहाँ पे सियासत पैसे के बगैर नहीं हो सकती, यहाँ पे इन्फ्लुएंस और पावर के बगैर नहीं हो सकती। मेरे जैसा आदमी जो 40 साल से वहाँ पे सियासत में है, 18 साल से ज़्यादा हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर है, मैं अगर लोकल काउंसिल का इलेक्शन लड़ूं तो यहाँ पे नहीं जीत सकता हूँ, क्योंकि वो जो तरीक़ेकार यहाँ चौधरी सरवर साहब के पास तो बहुत ज़्यादा है, वो भी इलेक्शन तो नहीं जीते, वो तो गवर्नर बन के भी घर चले गए। तो वो ये हमारे बस का रोग नहीं है, लेकिन पैसा तो बहुत लगा रहे हैं वो भी। चलो अल्लाह उनको कामयाब करे। मैं देखें,
मैं बरतानिया में सियासत करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं पाकिस्तान की मदद, मुसलमानों की मदद, चाहे वो कश्मीर की बात हो, फ़लस्तीन की बात हो, चाहे वो सोमालिया सूडान की बात हो, चाहे वो लीबिया और यमन की बात हो, मैं वहाँ पे बात कश्मीर की आपने बात की तो आप, इसका नारा है अरसे दराज से कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और आप कश्मीर की आज़ादी के लिए भी, कश्मीरी होने के नाते भी जद्दोजहद कर रहे हैं। ये अभी हम जैसे लोग सदा बुलंद करें कि भाई जो यहाँ का आज़ाद कश्मीर है उसको तो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम में ले आओ, इन लोगों को तो अपना हक़ दो, या यहाँ का जो गिलगित बल्तिस्तान है उसको तो अपना हक़ दो और उसको मेन स्ट्रीम करो। मुझे बाज़ औक़ात लगता है आपके बयानात और उससे कि जो यहाँ हम इसको पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो आप ज़रा उस पर ज़्यादा खुश नहीं है। वजह मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, क्योंकि जब आप गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बना लेंगे, जब तक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की, देखें एक लीगल पोजीशन है, यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस ऑफ 1948 एंड 49, वो ये कहते हैं कि फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट फॉर द होल ऑफ कश्मीर, चाहे वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है, चाहे वो इंडिया के कंट्रोल में है, चाहे वो इंडिपेंडेंट आज़ाद कश्मीर है या वो गिलगित बल्तिस्तान है। तो वो जो देखिए, मेरी सबसे बड़ी जंग जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से मुशर्रफ साहब के साथ हुई, और मैं उनको क्रिटिसाइज बहुत करता हूं, लेकिन इस पे मैं उनको सलाम भी करता हूं। मैंने जो शनाख्ती कार्ड हैं उसके ऊपर सुर्ख रंग से ये लिखवाया था कि ये बाशिंदा रियासत जम्मू एंड कश्मीर है, ताकि उस फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट में वो हिस्सा ले सकें, चाहे वो बरतानिया रहते हैं चाहे वो अमेरिका के अंदर। जब आप इसको आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा बना देंगे तो फिर जो 1 लाख सवा लाख लोगों ने जाने कुर्बान की हैं तो वो ज़ाया होगी। जो आज भी जो 20,000 25,000 से ज़्यादा हमारी बहनों ने रेप हुई हैं, जो हमारे बच्चे आज तक मिसिंग हैं, जो मैस ग्रेव्स हैं, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हुई हैं, वो सारी ज़ाया हो जाएंगी। नहीं लाड साहब, कैसे ज़ाया होंगी? पहली बात तो ये है कि मैं ये हिस्सा इधर आ गया है, बाकी हिस्से के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ। अब अगर ये इस हिस्से को पाकिस्तान के बजट में से सही हिस्सा ना मिल रहा हो, अब एक सेक्शन ऑफिसर जो है पूरे आज़ाद कश्मीर को रूल करता है, दूसरा सेक्शन ऑफिसर जो है पूरे गिलगित बल्तिस्तान को रूल करता है, तो मैं अगर यहाँ के कश्मीरी को, यहाँ के जीबी वाले को ज़्यादा खुशहाल करूँगा, ज़्यादा पाकिस्तान का मुख्तार बनाऊँगा, तो उनके लिए भी तरगीब मिलेगी। तो इसमें क्या हर्ज है? ये तो उस मंजिल को करीब करेगा ना कि दूर करे। लेकिन अगर यहाँ के लोग आप पसमानदा रख के, उनको महरूम रख के, तो वहाँ के लोग तो डिस्करेज होंगे। आप उनको महरूम ना रखें, पसमानदा ना रखें। अगर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को कश्मीर का हिस्सा ही समझते हुए आप उनको नुमाइंदगी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ले आएँ, जिस तरह वहाँ हिंदुस्तान के तो अंदर उनको सूबे की हैसियत या ये सारी चीज़ें प्रोविजनली नहीं, प्रोविजनली आप दे देना। आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख सकते हैं कि ये अरेंजमेंट जो है ये आर्जी है, ये प्रोविजनल है, उसको कंडीशनल कर ले यूएन रेजोल्यूशन पे अमल दरामद तक। तो आपको सूबा बनाने की या उसको प्रोविजनल सूबा बनाने की ज़रूरत क्या है? तो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन जो उसकी पोजीशन है, जब तक उसको सूबे का स्टेटस नहीं मिलता, उनको मैं एनएफसी में हिस्सा नहीं दे सकता, उनको मैं कौमी असम्बली में नुमाइंदगी और लेजिस्लेशन का हक नहीं दे सकता। सलीम साफ़ी साहब, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के 25 ऐसी अमेंडमेंट्स की हैं जो आपके रूलिंग क्लास को सूट करती हैं। तो क्या वजह है कि आप ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज नहीं ला सकते जहां पे आप कश्मीर कौंसिल को अबॉलिश कर दें, आज़ाद कश्मीर को नेशनल असेंबली में और सेनेट में नुमाइंदगी दें, ताकि वो अपने हकूक़ की बात सबके सामने कर सकें। उनको जो बजट है उसमें वही इक्वल, बल्कि आप तो मैं तो ये कहता हूँ मंगला डैम की रॉयल्टी दे दे, हम अपना आज़ाद कश्मीर जो है उससे भी चला सकते हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना कि जब आप उसको कौमी असम्बली में नुमाइंदगी के आप भी हक में हैं, सेनेट में नुमाइंदगी के आप भी हक में हैं, मंगला डैम की रॉयल्टी की बात होगी कौमी असम्बली और कौंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फोरम पे, तो अगर उसको सूबे का स्टेटस मिल जाए तो ये सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। वो सूबे का स्टेटस देने के बजाय उसको आप सेपरेट एंटिटी एज कश्मीर ही रखें, और उसको उस वक़्त तक जब तक राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल प्लेबसाइट, यूएन की जो लीगल डॉक्यूमेंट है,
वो उस वक्त तक जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होती, मैं समझता हूँ कि आप कश्मीर कॉज को भी नुकसान देंगे। आपका जो आर्ग्यूमेंट्स हमारी इंटरनेशनल लेवल पे हैं, वो हिंदुस्तान फिर कहेगा देखें उन्होंने एनेक्स कर लिया। इस वक्त जीबी वाला या गिलगित वाला कोई वफाकी वजीर नहीं है। अगर कभी हमारा वजीर खारजा जीबी का या ख़ुद कश्मीर का रहने वाला हो तो केस कितना मौसर होगा। वो तो बल्कि वो तो आपको ये चाहिए था, पाकिस्तान को ये चाहिए था, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को ये चाहिए था, जब इन्होंने डेलीगेशंस पिछले दिनों में भेजी तो वहाँ पे कुछ आज़ाद कश्मीर के लोग भी होते, लेकिन वहाँ पे कोई कश्मीरी मौजूद नहीं था, बल्कि वो लोग मौजूद थे जिनको MNA और सेनेटर्स नहीं है तो यही होता है बेहतर ना। लेकिन जो आपने भेजे अब अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब की बजाय कोई कश्मीर कमेटी का सरबराह हो तो कश्मीर का केस ज़्यादा मौसर अंदाज में नहीं लड़ा जाए। सलीम साफ़ी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी बहुत पुराने मेरे उस्ताद भी हैं, लेकिन वो कश्मीर कमेटी को अब्यूज़ करते हैं। मैं भी ये कहता हूँ कि वो इसके लिए बिल्कुल नामुनासिब है, इसमें किसी कश्मीरी को होना चाहिए। तो ये मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए, बजाय कि उनको वो एक सियासी तौर पे वो उनको एक रिश्वत दे रहे हैं। लेकिन मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में तो कोई जीबी वाला और कोई कश्मीर वाला असेंबली के अंदर बैठा ही नहीं है। उनको छोड़ें। अगर आप मुशाहिद हुसैन साहब को बना दें उसका चेयरमैन, जिसको अंग्रेजी आती है, जो आर्टिकल वो भी तो कश्मीरी नहीं है ना। नहीं, कश्मीरी नहीं है, लेकिन वो और ये भी पता नहीं चलता कि वो चौधरी शुजात के साथ है या कि नवाज शरीफ साहब के साथ है। मैं कहता हूँ कि इस चूंकि लेकिन मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हाँ जी, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, मेरे पास शिनाख्ती कार्ड है। आप मुझे 2 हफ्ते के लिए दे दें ताकि मैं दुनिया को जाके बता सकूं कि मसला कश्मीर की। आप कश्मीर कमेटी का सरबराह बनने को तैयार हैं? मैं वैसे बन सकता हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ लेकिन मैं बन सकता हूँ। कमेटी है नहीं, हाँ वो पार्लियामेंट में, उसके लिए आपको पाकिस्तानी पार्लियामेंट का मेंबर बनना पड़ेगा। यहाँ पे एडवाइजर ऐसे रखे हुए हैं जो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है लेकिन वो मिनिस्टर्स हैं। अब पाकिस्तान में कौन सी चीज तो नवाज शरीफ साहब अगर आपको काबीना में एडवाइजर या मिनिस्टर बना दे तो आप आने को तैयार हैं? ये पहली तो ये बात कश्मीर की खातिर मैं जरगा में ये बात कहने के लिए तैयार ही नहीं हूँ, क्योंकि फिर कभी मियां नवाज शरीफ साहब अपनी तकरीब में कहेंगे कि लॉर्ड नज़ीर तो इसलिए नाराज़ है कि मैंने उसको वो नहीं बनाया, मुझे नहीं चाहिए। मैं एक्चुअली अनपेड कश्मीर का जो एडवोकेट हूँ वो मैं इंशाल्लाह रहूँगा, बल्कि वो चाहिए कि यहाँ पे जो लोग, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं, मजीद मलिक साहब जो फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर के, अगर आप उनको रख लें ताकि वो जाके, मैं मिसाल देता हूँ इस तरह के ये गिलानी साहब हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस, दोनों इतने आर्टिकुलेट, इतनी तारीख को जानते, इतने वो लीगल उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं। बहुत शुक्रिया लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब।